एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर किस तरीके से वायसराय ऑफ इंडिया होते हैं, ये पूरी यात्रा हमें तय करनी है। इसके पहले मैंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या बैकग्राउंड रहा है और उनके समय में क्या क्या हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो गवर्नर जनरल से लगातार एग्जाम में फ्रेम होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था कौन लेकर आया था, या जो सेकेंड नंबर का एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो किसके समय हुआ था, सालबाई की संधि किसने की थी, एटसेट्रा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी एग्जाम में देखे होंगे और आने वाले समय में भी आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में अगला जो टॉपिक हमारा है वो है लॉर्ड मिंटो वन। अब यहाँ पे बहुत सा बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे मिंटो जो है ना, ये गवर्नर जो हमारे हैं मिंटो, ये दो है, एक लॉर्ड मिंटो वन है और एक लॉर्ड मिंटो टू है। जो हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि 1909 का रिफॉर्म है, तो उसमें मिंटो टू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे लॉर्ड मिंटो वन के बारे में बात करेंगे, जिनका समय 1807 से 1813 के बीच का था। इनके समय पे बेसिकली दो ही बड़ी चीजें हुई हैं। एक हुई है ट्रिटी ऑफ अमृतसर, राजा जो रणजीत सिंह थे अमृतसर के राजा, उनके साथ जो संधि हुई है उस पर हमें चर्चा करनी है। और लॉर्ड मिंटो वन के समय चार्टर एक्ट आया था 1813 का, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है ना। जो भी बच्चा प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको इस चार्टर एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, मैं अगेन आप लोगों से बोलूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं आप उन्हें नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको लॉर्ड मिंटो वन का पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको पहले जो गवर्नर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग, उनके बारे में बताया था। और वॉरेन हेस्टिंग का जो समय है वो 1773 से 1785 का रहा है। इनके समय पर रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था, पहला जो मराठा वॉर हुआ था इनके समय हुआ था, और रोहिला वॉर भी इनके समय हुआ था। ट्रिटी ऑफ सालवाई भी इनके द्वारा साइन की गई थी, और सेकेंड मैसूर वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। आप इन सारी बातों को रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड, मैंने आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताया 1786 से लेके 1793। तो ये थर्ड मैसूर वॉर, श्रीरंगपट्टनम की संधि और कॉर्नवालिस कोड, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये सारी बातें कॉर्नवालिस के समय की हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या हुआ था, तो इनके समय पे सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, और फिर सेकेंड मराठा वॉर इनके समय हुआ था। तो ये सारी घटनाएं आपको क्रमबद्ध तरीके से मतलब सिक्वेंस के हिसाब से याद रखनी है। मतलब अब जो अगले गवर्नर आ रहे हैं लॉर्ड मिंटो वन, इनके आने से पहले बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मैसूर वॉर, मराठा वॉर, है ना, ये सारी घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्योंकि जब वॉरेन हेस्टिंग भारत में आए थे ना, उस समय आप देखेंगे कि मराठा हो गए और आपके मैसूर के सुल्तान हो गए, है ना, ये सारे बहुत एक्टिव पावर थी। धीरे धीरे आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी रही है और उन्होंने सारे एरिया को कैप्चर करने का काम किया है। तो आज हम भले ही लॉर्ड मिंटो वन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज आपको वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी थोड़ा कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो जो है वो 1806 में प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनते हैं, और फिर बाद में 1807 में इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो वन जो है वो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रिटी ऑफ अमृतसर के बारे में। 1809 में ट्रिटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया था। ये ट्रिटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर के जो किंग थे, अमृतसर के जो पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में ये संधि साइन हुई थी, जिसको हम ट्रिटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। इस ट्रिटी को समझने से पहले आपको वॉरेन हेस्टिंग की कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। वापस हम इस टॉपिक पर लौट कर आएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। ठीक है, जब ये भारत आते हैं तो देखते हैं कि भारत में मैसूर, मराठा और हैदराबाद की पावर बहुत ज़्यादा है। इनके जो रूलर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अफगानों का इन्वेजन जो है, या अफगान जो इन्वेडर्स हैं वो भी भारत पे समय समय पे हमला करते रहते हैं। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग के सामने ये चार चैलेंजेस थे, मैसूर, मराठा, हैदराबाद और अफगान्स। तो इन्होंने क्या सोचा, देखिएगा हमारी कोई टेरिटरी है, अगर कोई दुश्मन राज्य की टेरिटरी हमारे साथ बाउंड्री शेयर अगर करेगी,
तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेंगे और अचानक से कभी किसी ने हमला कर दिया तो हम तो प्रिपेयर भी नहीं रह पाएंगे और हमारी जो टेरिटरी है उसको नुकसान भी होगा। बिल्कुल सही सोचना था, बिल्कुल ऐसा इनका सोचना था सही, क्योंकि जब भी दो राज्यों के बीच में युद्ध होता है या दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो जो उनकी टेरिटरी होती है वो डैमेज हो जाती है। जैसे कि आप रशिया यूक्रेन का वॉर अभी आप देख रहे हैं, तो दोनों देशों के जो टेरिटरी एरियाज हैं, पॉपुलेशन है, वो सब इफेक्ट हो रही है। तो ऐसा ही सोचना वॉरेन हेस्टिंग का था। तो इन्होंने सोचा कि जैसे ये मेरा राज्य है और ये दुश्मन का राज्य है, इसके बीच में हम क्या बनाते हैं, एक बफर स्टेट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक बफर स्टेट बनाते हैं। तो मतलब अगर कोई जैसे कि अगर कोई दुश्मन राज्य है, मान लेते मराठास ही हैं, मराठास अगर हम पे हमला करते हैं तो पहले बफर स्टेट में हमला करेंगे और बफर स्टेट के बाद तब कहीं जाके हमारी टेरिटरी में ये लोग पहुंचेंगे। और ये लोग अपनी टेरिटरी में सेना को ना रख के, जो आर्मी होती थी, जो उनकी ट्रूप्स होती थी, वो अपने एरिया में ना रख के कहाँ रखते थे, बफर स्टेट में रखते थे। और जैसे कि अवध राज्य के बारे में आपने सुना था, अवध राज्य को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बफर स्टेट बनाया था। वहां पर वो अपनी आर्मी रखते थे और आर्मी का जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट आता था, उनके इक्विपमेंट का कॉस्ट आता था, वो सारा कौन पे करता था, बफर स्टेट पे करता था। तो ये तो विन विन कंडीशन होती थी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है ना। मतलब हमला होगा तो डैमेज बफर स्टेट को होगा और हमारी ट्रूप भी बफर स्टेट में रहेगी, उसका मेंटेनेंस भी बफर स्टेट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलिसी किसकी थी, वॉरेन हेस्टिंग की थी। और इस पॉलिसी को नाम दिया जाता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच किसने दी थी, तो वॉरेन हेस्टिंग ने दी थी। वॉरेन हेस्टिंग का एक सोचना था कि जो हमारे दुश्मन राज्य है और हमारे बीच में एक क्या होना चाहिए, बफर स्टेट होना चाहिए, जहां पर हम मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है। बाद में ये जो पॉलिसी थी रिंग फेंच की, जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस की थी, इसी को एक्सपांड करने का काम लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। जो आप सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के बारे में बात करते हैं ना, तो वो सहायक संधि बेसिकली एक्सपांशन है, बेसिकली एक्सटेंशन है किसका, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच। इसलिए मैंने कहा था कि हम वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में वापस से चर्चा करेंगे। बात क्लियर। तो देखिए, ये ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है और उसके बाजू में सारे के सारे क्या है, बफर राज्य है, बफर स्टेट है, और उसके बाद आपको दुश्मन राज्य देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक रिंग बना ली, एक रिंग बना ली और अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का काम किया। और इनकी जो ट्रूप्स थी इन बफर स्टेट में डिप्लॉय की जाती थी और ट्रूप के मेंटेनेंस का काम ये बफर स्टेट किया करते थे। द पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंच 1765 to 1813 was implemented by the वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको बनाया था टू क्रिएट अ बफर जोन टू प्रोटेक्ट द कंपनीज बॉर्डर, ठीक है। ये जो रिंग फेंस स्टेट था, इसमें अपनी ट्रूप को मेंटेन करने का काम करते थे, उस ट्रूप को ऑर्गेनाइज करने का काम, इक्विप करने का काम उस पर्टिकुलर रूलर को करना पड़ता था जो उस बफर स्टेट के हुआ करते थे। और बाद में वेलेस्ली ने ही सब्सिडी अलायंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक्सटेंशन था पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंच का, ठीक है। इतनी चीज़ें। और सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत ही आपको मैंने बताया है कि हैदराबाद, अवध, मराठास, इन सब की टेरिटरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला। जब ये लॉर्ड मिंटो वन का समय आता है तो उस समय वो देखते हैं कि सबसे पावरफुल रूलर उस समय के कौन है, किंग ऑफ पंजाब है, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, राजा रणजीत सिंह, ठीक है। राजा रणजीत सिंह उस समय तक बहुत पावरफुल थे और ब्रिटिशर्स भी उनसे लोहा लेने में, ब्रिटिशर्स भी उनके एरिया में आक्रमण करने पे, हमला करने में डरते थे। तो यहाँ पर लॉर्ड मिंटो ने इसी बफर स्टेट बनाने का प्रस्ताव जो है वो किसे रखा था, पंजाब के राजा को रखा था, राजा रणजीत सिंह को, जिसे हम ट्रिटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। तो आइए अब हम ट्रिटी ऑफ अमृतसर के बारे में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले दो क्वेश्चन है, उनके आंसर हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन है रिंग फेंच पॉलिसी एसोसिएटेड विद। तो ये पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो मैंने आपको बताया है कि वॉरेन हेस्टिंग ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। और इसी पॉलिसी का एक्सटेंशन जो है वो सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि है, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ डिफेंडिंग देयर नेबर्स बॉर्डर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन टेरिटरी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि खुद की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बॉर्डर वाला राज्य था उसको प्रोटेक्शन देते थे, उसको मिलिट्री सपोर्ट देने का काम करते थे। द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नाउ कम टू द ट्रिटी ऑफ अमृतसर। ट्रिटी ऑफ अमृतसर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जो थे, आप कह सकते हैं गवर्नर कौन थे, लॉर्ड मिंटो वन थे। लेकिन लॉर्ड मिंटो वन ने
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेटकॉफ को भेजा था। तो ये बेसिकली जो अमृतसर की संधि होती है वो मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में होती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि लॉर्ड मिंटो चाहते थे कि हम पंजाब को क्या कर लें, एक बफर स्टेट बना लें और पंजाब की जो पावर है उसको हम लिमिटेड कर दें कि वो हमारी ब्रिटिश टेरिटरी जो है वहां पर हमला ना करे, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिटी साइन हुई थी जिसको हम ट्रिटी ऑफ तिलसित कहते हैं। ये ट्रिटी ऑफ तिलसित जो है वो फ्रांस और रशिया के बीच में साइन हुई थी। उस समय फ्रांस में रूल कर रहे थे, मतलब पूरे यूरोप में रूल कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा नेपोलियन के बारे में, और रशिया में थे अलेक्जेंडर वन। इन दोनों ने मिलकर एक ट्रिटी साइन की जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ तिलसित, और इन दोनों ने अलायंस बनाई कि आइए हम जो है वो लैंड के रास्ते, जमीन के रास्ते जो है वो भारत पर हमला करते हैं, मतलब बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात की भनक पड़ गई कि हाँ, रशिया और फ्रांस के बीच में ऐसा कोई ट्रिटी साइन हुआ है जिसके बाद वो इन्वेजन कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं भारत में। तो आपको पता है कि भारत की तीनों तरफ की बाउंड्री जो है वो समुद्र से घिरी हुई है। अगर आपको लैंड से या ज़मीन से हमला करना तो एकमात्र एरिया जो है वो ये एरिया बचता है नॉर्थ वेस्ट का। और इस नॉर्थ वेस्ट के एरिया में कौन रूल कर रहा था उस समय? राजा रणजीत सिंह रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये टेरिटरी बन चुकी थी। आपको पता है कई सारी बैटल्स होने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर कर्नाटका वॉर हो गई, मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, जिसके बाद ये पूरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया था। तो उन्होंने सोचा कि अगर रशिया और फ्रांस जो है अगर भारत पर हमला करते हैं तो सबसे पहले उनको यहाँ पर राजा रणजीत सिंह से सामना करना पड़ेगा। मतलब हम इसको क्या करते हैं, एक बफर स्टेट बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे फ्रांस और रशिया के जो कंबाइंड सेना है, ज्वाइंट फोर्सेस हैं, वो इन्वेड नहीं कर पाएंगी, ऐसा सोचा। ऐसा किसने सोचा? ऐसा मेटकॉफ ने सोचा, और उसको ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव की तरह प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो नेगोशिएशन शुरू होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाते हैं और राजा रणजीत सिंह से पंजाब में जाके मिलते हैं। ओके, और उसके बाद फिर ट्रिटी ऑफ अमृतसर की साइन होती है। अब यहाँ पे जब बात होती है राजा रणजीत सिंह के बारे में, पंजाब के जो रूलर थे, इनके पास डेलीगेट्स पहुंचते हैं, मतलब मेटकॉफ इनके पास जाता है 1807 में। कब जा रहा है? 1807 में जा रहा है, और दो कंडीशन ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी इनके सामने रखती है। पहली कंडीशन ये रखती है कि देखिएगा, आप जो है अफगान वॉर करें या कोई भी आप वॉर करते हैं, कोई टेरिटरी को अगर आप ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम इसमें इस मैटर पे हम नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट हम आपके साथ अलायंस बना लेंगे। अगर आप पे कोई हमला करता है तो आप हमारी मदद करेंगे, हम पे कोई हमला करता है तो आप हमारी मदद करना, और हम आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आप कोई भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं तो अगर आपको फोर्सेस की ज़रूरत है तो हम आपको फोर्सेस भी दे देंगे, और आपके किसी भी इंटरनल मैटर या किसी टेरिटरी पे आप कब्जा करते हैं, चाहे अफगान पे कब्जा करते हैं, तो हम बिल्कुल भी आपसे नहीं बोलेंगे इस मैटर पे। ये बात यहाँ पे बोली गई। ठीक है, जिसको ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस नाम दिया गया। और इसके लिए कौन गए थे? तो आप देखेंगे यहाँ पे सर चार्ल्स मेटकॉफ गए थे। 1807 की ये घटना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे रखी गई कि जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर जो होगी वो ब्रिटेन टेरिटरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी और आपकी टेरिटरी के बीच में एक बॉर्डर होगी। जैसे कि हम एलओसी और एलएसी की बात करते हैं ना, वैसे ही एक बॉर्डर लाइन है कि सतलज रिवर के जो ऊपर का एरिया है, सतलज रिवर के जो ऊपर का एरिया है वो पंजाब का होगा, मतलब आपका होगा, आप इसमें रूल कीजिए। और नीचे का जो एरिया है वो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी होगा, आप इसको क्रॉस मत करना, और हम भी इस सतलज रिवर को, इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर रखी गई थी। काफ़ी लंबा पहले तो राजा रणजीत सिंह ने मना कर दिया, और फिर काफ़ी लंबा नेगोशिएशन चला, और 1809 में फाइनली ये ट्रिटी साइन की गई थी। तो इसलिए हम बात करते हैं ट्रिटी ऑफ अमृतसर को कब साइन किया गया था? 25 अप्रैल को 1809 में इस ट्रिटी को साइन किया गया था बिटवीन द चार्ल्स टी मेटकॉफ, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, और राजा रणजीत सिंह जो कि हेड ऑफ सिख किंगडम ऑफ पंजाब थे। इनके बीच में ट्रिटी साइन हुई। क्लियर? और सतलज रिवर को यहाँ पे बाउंड्री बना दी गई, और पंजाब को एज अ बफर स्टेट बना दिया गया। किसके लिए? ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्लियर इतनी चीज़ें? चलिए, और यहाँ पर राजा रणजीत सिंह सतलज रिवर को तो क्रॉस कर नहीं सकते थे, है ना, तो इन्होंने फिर इस तरफ जो है, आप देखेंगे 1818 में मुल्तान को कैप्चर किया, फिर 1834 में पेशावर को, 1819 में कश्मीर को इन्होंने कैप्चर किया, और राजा रणजीत सिंह ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। मैं आपको बता दूं 1849 तक ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर हमला नहीं कर पाई। जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब कोई प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसके बाद ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सतलज रिवर को क्रॉस करने की कोशिश भी करती है। उसके पहले तक तो सब कुछ शांत चल रहा था। तो ये बाउंड्री आपको समझ में आ गई, बाउंड्री लाइन ऑफ द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा रणजीत सिंह।
ठीक है, तो ये ट्रिटी लॉर्ड मिंटो वन के समय साइन हुई है। लॉर्ड मिंटो वन के समय एक एक्ट आता है जिसको चार्टर एक्ट कहते हैं, चार्टर एक्ट 1813। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखते हैं। हो क्या रहा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था यूके में, जो आपका ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे थे, बहुत सारी कंपनी बन रही थी। और कंपनी खुल जाने से, प्रोडक्शन हो जाने से, मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद क्या करना होता है, उसको बेचना भी तो होता है, ट्रेडिंग करनी होती है, व्यापार करनी होती है। तो इन कंपनीज का व्यापार कहाँ चल रहा था, यूरोप में चल रहा था। और यूरोप में कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट था। और उसने बोल दिया कि हम जो है ब्रिटेन से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे यूरोप में नहीं आएंगे, उनको हम बाइकआउट करते, उसने बैन कर दिया। तो अब वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने कहाँ जाएं, तो वो सारे जो मर्चेंट्स थे या बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो उस समय ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास जाते हैं और ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कहते हैं कि आपने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन दे के रखी है, मोनोपोली बना के रखी है भारत में जाके व्यापार करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने प्रोडक्ट को भारत में पहुंचाएं और हमें भी प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पर जो इंग्लिश ट्रेडर्स थी उनकी डिमांड बढ़ते जा रही थी कि वो लोग भी चाहते थे कि इंडिया में जाके ट्रेड करें और मोनोपोली को खत्म करें। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने का काम इस चार्टर एक्ट ने किया। मतलब अब यूरोप से आने वाली, ब्रिटेन से आने वाली दूसरी कंपनी भी भारत में आके अब व्यापार कर सकती हैं। तो इस एक्ट के जरिए मोनोपोली को खत्म करने का काम किया गया था चार्टर एक्ट 1813 से। बट इसमें भी एक कंडीशन थी, इसमें कहा था कि जो हमारा चाइना के साथ ट्रेड है और टी का ट्रेड है, मतलब चीन का साथ व्यापार और चाय का व्यापार जो है, उसमें हमारी मोनोपोली रहेगी, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। बाकी जो आपको और कोई प्रोडक्ट है उसको बेचना है, व्यापार करना है भारत में, तो आपको आज़ादी है। तो ये कंप्लीट मोनोपोली खत्म नहीं की गई थी, है ना। मतलब यहाँ पर कुछ प्रोविजंस थे जो इन्होंने अपने पास संभाल के रखे थे, जैसे कि चाइना के साथ हम व्यापार करेंगे और चाय का व्यापार हम करेंगे, बाकी सारे एरियाज में आप लोग आ सकते हैं। तो एक तरीके से कंपनी के मोनोपोली को एंड करने का काम चार्टर एक्ट 1813 में किया गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया कि चाय का व्यापार चीन के साथ हमने अपने पास होल्ड रखा, बाकी सब चीज़ों में मोनोपोली खत्म कर दी, तो उसका भी एक रीज़न है। उसका एक रीज़न है कि देखिएगा, चाइना में जो था ना, चाय कहाँ से आती थी, चाइना से आती थी। चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था टी का, और टी की डिमांड कहाँ थी, यूके में थी। टी की डिमांड कहाँ पे थी, यूके में थी। तो बदले में तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, बदले में चाय जब आप चाइना से खरीदोगे तो बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती थी। इनफैक्ट जो ब्रिटेन के क्राउन थी वो भी नहीं चाहते थे कि हमको यार चाय के बदले जो है इतना पैसा देना पड़े, तो क्यों ना चाइना के लोगों को अफीम की लत लगाई जाए, ओपियम लगाया जाए। और ओपियम की जो खेती है, इसकी जो फार्मिंग है या कल्टीवेशन है, वो भारत में करवाया जाए। तो भारत में इन्होंने ओपियम लगवाना शुरू किया, और ओपियम की सप्लाई वो कहाँ करते थे, चाइना में करते थे। बदले में चाय कहाँ लेते थे, यूके में लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इस मोनोपोली को मेंटेन किया कि चाय का व्यापार और चाइना के साथ जो व्यापार है वो उसमें हमारी मोनोपोली रहेगी, बाकी यूरोप से दूसरी कंपनीज आके, ब्रिटेन से दूसरी कंपनी में आके जो है भारत में व्यापार कर सकती हैं। ये चार्टर एक्ट की ये बातें थी। अगली बात क्या थी, एजुकेशन। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आने के बाद जो मिशनरीज थे उनको भी भारत में परमिशन मिल गई थी कि वो भी आ सकते हैं और अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो मिशनरीज को भारत में एंट्री मिल गई थी। इसके अलावा इस चार्टर एक्ट में बात की गई थी कि 1 लाख रुपए एनुअली, हर साल 1 लाख रुपए जो है वो इंडियन की एजुकेशन में, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करने होंगे, आपको खर्चा करना होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के लोग जो हैं वो साइंटिफिक नॉलेज को समझें, है ना, और जो आपकी तार्किक विचारधाराएं होती है, जो आपका साइंटिफिक टेम्परमेंट होता है, उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि राजा राम मोहन राय जी कहते थे, राजा राम मोहन रॉय जी क्या कहते थे वो हम देख लेते हैं। देखिए, 2 प्रकार की शिक्षा होती है। एक होती है आपकी जो एंशियंट आपका कल्चर होता है, हिस्ट्री जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और एक होती है आपकी साइंटिफिक स्टडी, जिसमें आप टेक्निकल्स टर्म, रीजनिंग करना, तर्क करना आप सीखते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी का कहना था, और बिल्कुल सही भी कहना था, अगर किसी देश को इम्प्रूव करना या भारत की स्थिति को ही हमें इम्प्रूव करना है तो हमको कुएं के मेंढक नहीं बने रहना है। अगर आप पाश्चात्य संस्कृति पे ही चलोगे, अगर आप एंशियंट जो आपकी बुक्स हैं उसको ही पढ़ते जाओगे तो आप कुएं के मेंढक रह जाओगे। आपको इस तरीके से एजुकेशन एक्सेप्ट करनी है, लेनी है, जिससे आप रीजनिंग कर सको, जिससे आपके अंदर साइंस का नॉलेज भी बिल्ड हो सके। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा समर्थन जो है चार्टर एक्ट का राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे बोला गया था कि 1 लाख रुपए हर साल जो है वो भारत में एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाएगा। ठीक है, ये बात भी चार्टर एक्ट 1813 से की गई थी। तो बेसिकली लॉर्ड मिंटो के समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, और दूसरा था आपका ट्रिटी ऑफ अमृतसर। तो आई थिंक आपको लॉर्ड मिंटो के समय में कौन सी घटनाएं हुई वो आपको समझ में आ गई होंगी। सो
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही कोई नए गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके समय में क्या चीज़ें हुई हैं उन पे चर्चा करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।